स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, है ना। हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे और जो भी शिक्षण विधियां हैं, जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है ना, वो सबको भी देखेंगे। ठीक है। अगर साथियों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। शिक्षण विधि क्या है उसको देख लेते हैं ना। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाने, ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरीके काम में लेता है, ठीक है ना, वो क्या है, हमारा शिक्षण विधि कहलाता है। अब जैसे एक टीचर है और वह अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो जो भी ज्ञान प्रदान करता है और जो जो वो नए तरीका है ना, जो जो वो तरीके से बच्चे को सिखा पाता है ना, वही हमारा क्या है, शिक्षण विधि कहलाती है। अब शिक्षण विधि का जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं ना, जिन्होंने अपना अपना मत दिया कि शिक्षण विधि के जो परिभाषाएं हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो प्लेटो के अनुसार देखते हैं। प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा विधियां हैं इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है ना, भाषा के बारे में क्या कहा है, तो देख लेते हैं। विचार आत्मा की मुखिया है ना, और आत्मा बातचीत है, पर वही जब धनात्मक होकर फोटो पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। महात्मा गांधी का क्या कथन था कि हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, महात्मा गांधी वाला, प्लेटो वाला भी है। पतंजलि के अनुसार देख लेते हैं। भाषा वह व्यवहार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के बारे में पूरा दिया हुआ है ना साथियों। जो मन अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए, सभी ने अपना अपना मत अलग अलग दिया था, है ना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। जितना भी है ये सभी इंपॉर्टेंट है ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है भाषा से रिलेटेड। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार क्या है, भाषा के अभिव्यवहार से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनाने से बच गया, है ना। यहाँ पे अंधविश्वास है ना, अंधविश्वास है साथियों, ये टाइपिंग गलत हुआ है। अंधविश्वास, भाषा के अंधविश्वास सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनाने से बच गया है, ये इनका कथन था। और सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार क्या है, भाषा संसार का नादमय में चित्रण है ना, ध्वनि में स्वरूप है और हृदय तंत्र इनकी झंकार है, ठीक है। किटसन के अनुसार देख लेते हैं। किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी, है ना, जो उसकी पगडंडी को पार करना है ना। अगला देख लेते हैं। देवेंद्र शर्मा के अनुसार भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है इनके अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार देख लेते हैं। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार क्या है, बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। ये भाषा के संदर्भ में पूरा कथन है, ठीक है साथियों। और वाइगोस्की के अनुसार देख लेते हैं। चॉम्स्की का तो इम्पोर्टेंट है, वाइगोस्की का भी इम्पोर्टेंट है और प्याजे का भी इम्पोर्टेंट है ना। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ को ग्रहण करते हैं ना। प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ संगठित रूप से जोड़ी जाती है। बेडल्ट के अनुसार पहला और अंतिम वाक्य कंठस्थ कर लेना चाहिए। पहले वाक्य से आत्मविश्वास आता है और अंतिम से श्रोता पर अच्छा प्रभाव डालता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और विश्वनाथ के अनुसार देख लेते हैं। रचनात्मक वाक्य को ही कविता कहा जाता है। स्वीट्स के अनुसार देख लेते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचारों की प्रगति कारण भाषा है ना। व्याकरण क्या है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, इनका कथन है, ठीक है ना। और कलराज के अनुसार देख लेते हैं। मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है ना। सब पढ़े सब बढ़े का नारा है ना, किसका है ये,
तो सर्व शिक्षा अभियान का, है ना। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भी। अब हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं, है ना। जो जो एक शिक्षण विधियाँ सभी में लगभग लगभग सेम ही है ना। एक शिक्षण विधि सभी में वही काम करता है। अब हिंदी भाषा के क्या है शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं ना। क्या है अनुकरण विधि, क्या है अनुकरण विधि देख लेते हैं। अनुकरण विधि, है ना। अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण व वाचन हेतु किया जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ लेखन विकास हेतु भी यह विधि का प्रयोग में ली जाती है। कक्षा में जो भी शिक्षक आता है ना, शिक्षक पर आता है। अनुकरण क्या है कि सामान्यतः भाषण वाचन के रूप में किया जाता है। अनुकरण क्या है, शिक्षक क्लासरूम में जैसे बोलेगा, है ना, तो बच्चा भी उसके पीछे पीछे दोहराता है, वही क्या है अनुकरण विधि है, ठीक है। अब विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण कर अपने भाषण के कौशल का विकास करती है। अब जैसे जैसे टीचर अपने भाषा शैली का उपयोग करेगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो बच्चा भी उसके पीछे पीछे बोलने का प्रयास करता है, उसका अनुकरण करता है ना। ठीक है, समझ गए होंगे। और इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना लिखना अच्छे से उच्चारण करना और नवीन रचनाएं करना सीखता है। उनका जो उच्चारण कौशल है, भाषा कौशल है, उसमें उसका जो मजबूत होता है ना। अब इसी का देख लेते हैं लिखित अनुकरण कैसे होता है ना। लिखित अनुकरण किस रूप में होता है देख लेते हैं। रूपरेखा लेखन और स्वतंत्र लेखन, है ना। रूपरेखा लेखन में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीख जाता है। तो ये पूछा जाता है कि किस कौशल में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बना लेता है, तो अनुकरण विधि में, है ना। अनुकरण विधि के किस अनुकरण में, तो लिखित अनुकरण में। और लिखित अनुकरण के भी किस अनुकरण में, तो रूपरेखा लेखन में, है ना। और स्वतंत्र लेखन क्या है, इसमें अध्यापक श्याम पट्ट पर पूरा शब्द लिखता है और विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं और स्वयं उसी प्रकार के अक्षर को लिखते हैं। यह मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर में उपयोग में लाई जाती है। इस कहने का मतलब क्या है कि टीचर क्या कुछ भी अगर पढ़ा रहा है सिखा रहा है, तो बच्चों को क्या ब्लैक बोर्ड में अगर सिखाना है आना, तो उसको लिखेगा, इसके बाद बच्चे उसका देख देख करके नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, है ना। और ये कहाँ तक ज़्यादा उपयोगी होता है, तो ये मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मतलब कि ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे आप बड़े क्लास में चले जाएंगे तो टीचर लोग उतना ज़्यादा, बस मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे समझाया जाता है, बाकी उनको बोल बोल करके लिखने का अभ्यास कराया जाता है, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, इसी का अनुकरण में ही क्या आता है उच्चारण विधि। उच्चारण विधि क्या है, उच्चारण का जो अनुकरण है इसको देखते हैं ना। अध्यापक बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है और बालक उच्चारण का अनुकरण कर उस शब्द को बोलना सीखते हैं, ठीक है ना। और रचना अनुकरण क्या है, रचना अनुकरण एक बालक भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखना सीखना है। इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास कराने हेतु कोई कविता लेख लिखने हेतु दिया जाता है। केवल उच्च कक्षाओं के लिए यह जो विधि है रचनात्मक अनुकरण ये उपयोगी है ना। अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा विधि है मारिया मंटेसरी विधि, है ना। मारिया वेंटेसरी जो मंटेसरी हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो रहने वाले थे इटली की। यह एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से ही शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति सिद्धांत हुआ था, है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह पद्धति आज भी कई विद्यालयों में प्रचलित है। और यह जो मतलब कि विधि है, यह 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों पर ही प्रयोग में लाई जाती है ना, उसी के लिए उपयोगी भी है। और इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस के विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों को चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय पश्चात सामान्य बुद्धि बालकों हेतु शिक्षक में उपयोग के लिए लाई गई थी, है ना। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा था। तो मारिया मंटेसरी ने जो है, इन्होंने जो पाठ्यक्रम है इसको 4 भागों में बांटा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। कर्मेंद्रीय शिक्षण, ज्ञानेंद्रीय शिक्षण, भाषा और गणित, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको। अब अनुकरण विधि की जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना, ये इसको याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शिक्षण अनुकरण विधि में जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ध्यान से समझते हैं, है ना। तो क्या है,
यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह विधि कर के सीखने पर जोर देती है। जो अनुकरण विधि है यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। और इसमें किसमें जोर दिया जाता है? कर के सीखने पर। बच्चा कैसे मतलब किसी भी क्रिया अगर सीख रहा है तो पहले कर करके सीखेगा, है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। यह विधि मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें जितना लिखा हूँ सब इंपॉर्टेंट है ना। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक को आत्मनिर्भर बनाकर सही अर्थ में स्वतंत्र बनाता है। याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है सभी। इसमें बालक की आवश्यकताओं के अनुसार इसका पाठ्यक्रम अधूरा है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु भी उचित स्थान नहीं है। ठीक है, इसकी कमी है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। बुनियादी शिक्षा अनुकरण विधि का उपयोग किया जाता है। बुनियादी शिक्षा जो होती है इसमें अनुकरण विधि का उपयोग किया जाता है ना। बच्चे को बोल बोल करके सिखाना, है ना, उच्चारण करके सिखाना, बच्चा सही से उच्चारण करना सीखे, उसके लिए होता है ना बुनियादी शिक्षा, उसी को बोला जाता है। बालक को उच्चारण हेतु यह विधि उपयोगी, बालक के जो उच्चारण में है शुद्धि अशुद्धि शब्दों के लिए बहुत उपयोगी है ना। जैक्टॉड विधि क्या है? अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर बालक शब्द लिखना और अभ्यास करना सीखता है। यह विधि प्राथमिक स्तर में उपयोगी है। ठीक है, पेस्टोलॉजी विधि देख लेते हैं। इस विधि में विद्यार्थी आ का निर्माण खंड खंड करके सीखता है। अब जैसे आ सीखेगा तो पहले ऐसे डंडा सिखाएंगे, फिर ऐसे बनाना सिखाएंगे पहले, है ना, फिर ये बनाओ, तीन बनाओ, पहले तीन, है ना, इसके बाद इसमें एक लाइन खींचो, फिर एक डंडा, तो ये ऐसे खंड खंड में तोड़ तोड़ करके बच्चे को सिखाना, वही है ना। और डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि देख लेते हैं ना। प्रत्यक्ष विधि, वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होगा साथियों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है ना आपको शिक्षण विधि से रिलेटेड इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जितना भी मैं की पॉइंट लिखा हूँ ना, अगर इतना आप कर लेते हो तो इस टॉपिक से आपका 2 से 3 नंबर मतलब एक सब्जेक्ट में, है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं क्या हमारा डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, समृद्ध विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बद्ध विधि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि को कितने सारे नामों से जाना जाता है ना। सुगम पद्धति, समत्र विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बोध विधि, है ना, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में, मतलब आप इंग्लिश वाला याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में यही रहेगा, लेकिन हिंदी वाला नाम में बहुत सारा कंफ्यूजन है ना। तो इंग्लिश वाला याद रखिएगा कोशिश करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए, है ना, भाषा सिखाई जाती है। बिना व्याकरण के नियमों का उससे कोई मतलब नहीं है, और कराए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा को सिखाई जाती है। व्याकरण के डायरेक्ट मिथित में ना, मतलब इसमें क्या मेथड में क्या होता है कि आप मातृभाषा का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। वो जिस भाषा को सीख रहा है ना उसके नियम का ज्ञान कराया कर भाषा सिखाई जाती है, ये बोलना चाह रहा है ये, है ना। मतलब इसमें मातृभाषा का उपयोग नहीं कर सकते। अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखेंगे, है ना, मतलब इसमें हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो भाषा हम सीखने हैं उस भाषा के माध्यम से ही उस लैंग्वेज को सिखाया जाता है। ठीक है ना। और इस विधि में जो बालक की जो मातृभाषा होती है उसे बिना माध्यम बनाए हुए, है ना, उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा को सिखाई जाती है। अब जैसे बच्चे को इंग्लिश सीखना है तो उसके जो क्षेत्रीय भाषा है ना, क्षेत्रीय भाषा है उसका एकदम प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। मातृभाषा है हिंदी भाषा, उसका एकदम भी प्रयोग नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट इंग्लिश में ही सिखाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इस विधि का निर्माण व्याकरण अनुदान विधि के दोषों द्वारा दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि को वार्तालाप के माध्यम से अधिक सिखाने पर बल दिया जाता है, जिससे आप प्राकृतिक रूप से सीख सके। ठीक है ना। और प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस विधि में प्रत्यक्ष से अर्थ करके देखना है ना। प्रत्यक्ष मतलब कि क्या है, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखना,
इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। और इस विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है या फिर विद्यार्थियों को स्वयं पूर्व ज्ञान से नियमों का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। और यह विधि मौखिक अभ्यास पर जोर देती है और इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बालक दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा एवं पृथक भाषा की तरह सीखे। ठीक है ना। और इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है जिसमें विद्यार्थी व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। यह नवीन भाषा को सिखाने के का एक माध्यम है ना। प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष पहले और सैद्धांतिक पक्ष बाद में आयोजित होता है। इसके अलावा इस विधि में आगमन या निगमन विधि को भी काम में लाया जाता है। ठीक है ना। मतलब प्रोजेक्ट विधि, सॉरी, जो डायरेक्ट विधि है इसमें ऐसा एक पॉइंट भी ना हो कि आपका मैं छोड़ा हूँगा, है ना। कोशिश किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक इसमें जो की पॉइंट है उसको लेने का प्रयास किया हूँ ना। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखें और अपना हाथ से अगर नोट बना ले तो आपको फिर मतलब अदर वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किताब की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आप अपना नोट बना करके तैयारी करिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा, है ना। रिवीजन करिए बार बार, और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ना। अब जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, इसके अब दोष देख लेते हैं कि इसका दोष क्या क्या है। ठीक है ना। तो इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। ठीक है ना। छात्रों की शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान होता है। इसमें मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम मिल गया ना, मौखिक वार्तालाप। ठीक ना, याद रखिएगा। और व्याकरण विधि, व्याकरण विधि ये भी सभी जो मेथड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, ग्रामर मेथड। ठीक है। इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण विधि है तो जाहिर सी बात है कि इसमें व्याकरण पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ना। व्याकरण के जो नियमों हैं इसको बच्चे को एकदम रटवाया जाता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है जिसके कारण भाषा की प्राकृतिक रूप में विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है ना। इसमें नियमों का अत्यधिक अभ्यास होता है जिससे कक्षा में नीरसता आती है। ठीक है। यह विधि ज़्यादा काम में नहीं ली जाती। ठीक। भाषा तो अनुकरण से सीख ली जाती है परंतु व्याकरण को हमेशा नियमों द्वारा ही सीखा जा सकता है ना। व्याकरण पद्धति में भी आगमन और निगमन प्रणाली का जो विधि है इसका भी प्रयोग में लिया जाता है। निगमन प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक द्वारा बनाए गए व्याकरण के नियमों को छात्रों द्वारा रख लिया जाता है। यह निगमन प्रणाली कहलाती है। आगमन प्रणाली के अंतर्गत नियमों द्वारा विद्यार्थी अनुकरण अपने स्वयं के उदाहरण व सिद्धांतों द्वारा करते हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। यह पद्धति छात्र स्वयं सीखते हैं। निगमन प्रणाली अभिरुचित होती है क्योंकि यह रटने पर जोर देती है। ठीक है, याद रखिएगा, निगमन प्रणाली हमेशा रटने पर जोर देती है। व्याकरण विधि द्वारा छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा विराम व कारक चिन्हों का भी ज्ञान हो जाता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा में कम अशुद्धियाँ होती है। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। यूनिट मेथड अगला देखते हैं, है ना। यूनिट मेथड है ना, मतलब इकाई विधि क्या है। तो इकाई विधि का जन्म माना जाता है गेस्टाल्ट, है ना, समग्र संपूर्ण की धारणा का आधार पर हुआ है। ठीक है ना। इस विधि का प्रवर्तक अमेरिका शिक्षा शास्त्री मोरिसन को 1920 में दिया था इसको। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यह अध्ययन में महत्वपूर्ण होती है। इस विधि द्वारा ही अध्यापक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण कर पाता है। ठीक है ना। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है। यह विधि समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इकाई विधि संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है इसमें जो अधिगमन प्रक्रिया होती है वह व्यवस्थित होती है ना।
और यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन कराने के लिए प्रेरित करती है और इस विधि में छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है एवं चिंतन शक्ति का भी विकास इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में होता है ना। अब इकाई शिक्षण विधि की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, अब इसको देखते हैं ना। मोरिसन क्या बोलते हैं और अन्य के अनुसार देख लेते हैं। मोरिसन क्या कहते हैं कि इकाई शिक्षण विधि की प्रक्रिया वातावरण संगठित कला का विज्ञान है ना। और अन्य के अनुसार देख लेते हैं, इकाई विधि में शिक्षण का स्वरूप संपूर्णता ज्ञान खंडों में नहीं, ठीक है ना। अब जो इकाई शिक्षण है, इनकी दो पार्ट है, शिक्षण का उद्देश्य और विषय वस्तु की प्रकृति है, ठीक है ना। और विषय वस्तु की विभाजन देख लेते हैं, क्या है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को सत्र अनुसार विभाजन किया जाता है। पहला विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। विषय वस्तु देख लेते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान को देखा जाता है और पूर्व ज्ञान के अनुसार ही शिक्षण का उद्देश्य को बनाया जाता है, ठीक है ना। प्रस्तुतिकरण में यह देखा जाता है कि कौन कौन शिक्षण सामग्री के सतह नवीन ज्ञान प्रदान किया जा सकता है ना। मूल्यांकन में क्या करते हैं कि नवीन ज्ञान प्रदान करने के पश्चात मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि विद्यार्थी ने कितना नवीन ज्ञान को प्राप्त किया, ठीक ना। और अन्य शिक्षा शास्त्री के अनुसार अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने भी इकाई विधि को 3 चरण बताया, प्रस्तावना, विकास और पूर्ति, ठीक है ना। और मॉरिसन के अनुसार शिक्षण जो इकाई शिक्षण विधि के पद जो दिए थे, इनके 4 हैं, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और संगठन या सुव्यवस्थित करण, ठीक है ना। और ये आत्म व्यक्तिकरण या वाचन या फिर मूल्यांकन, ठीक। अब इसका दोष देख लेते हैं। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है, जिससे कक्षा में निरस्तता आती है। इस विधि में केवल उद्देश्य पर आधारित कार्य किए जाते हैं, पाठ्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई आती है और बार बार ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। अब अगला देख लेते हैं, आगमन विधि। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि। इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ना। इस विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और इसके पश्चात उदाहरण के आधार पर नियमों पर स्थापित किया जाता है ना। सर्वप्रथम विद्यार्थी उदाहरण देखते हैं, उसके पश्चात उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांत एवं नियमों को बनाते हैं, ठीक है। और यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है ना, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, परंतु यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है ना। और यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा ही विद्यार्थियों स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना। और यह शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा इस चीज को। यह विधि व्याकरण को पढ़ने की सरल विधि है ना। अतः इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, जितना भी लिखा हो ना, आप इसको एकदम नोट बना लीजिएगा। शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह हमेशा स्थायी होता है, जिससे बालक अंकों व चिंतन शक्ति विकास अच्छे से होता है। इससे विधि के द्वारा शिक्षण की विधि है वो प्रभावशाली बनता है ना साथियों। अब आगमन विधि की प्रणाली जो देख लेते हैं, क्या है। प्रयोग प्रणाली एक होता है और एक सहयोग प्रणाली, याद रखिएगा। प्रथम में क्या रहेगा, प्रथम उदाहरण को समझाया जाता है, इसके पश्चात नियमों के बारे में बताया जाता है, अतः प्रयोग विधि कहलाती है। प्रयोग विधि क्या है कि प्रथम में क्या करेंगे कि पहले उदाहरण को समझाएंगे, उसके पश्चात नियम के बारे में बताएंगे, तो ये क्या कहलाता है, प्रयोग विधि कहलाता है ना। और सहयोग विधि, इसमें रचना शिक्षण की जानकारी, इसके साथ शिक्षण एवं व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है। आगमन विधि के जो सोपान है, इसको देख लेते हैं। उदाहरण, विश्लेषण या निरीक्षण, निष्कर्ष या नियमीकरण, प्रैक्टिस अभ्यास या परीक्षण, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अब आगमन विधि के इसमें मैं
ये इस वीडियो के माध्यम से जितना भी मैं की पॉइंट स्टार लगा हुआ है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको पता होना ही चाहिए। प्रश्न कहाँ से और कैसे कैसे बनेगा, ये आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता, लेकिन ये है कि मैं जो चीज़ इसमें बता रहा हूँ, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है ना। मैं आप लोगों के लिए छांट छांट के ऐसे पॉइंट को निकाला हूँ जो एग्जाम में भी कई बार से पूछा गया है ना। और संभावना यही है कि आने वाले जो समय है और जो एग्ज़ाम होना है, उसमें इसी से ही पूछा जाने का ज़्यादा उम्मीद रहेगा। मतलब इसमें जो आप देख रहे हो ना साथियों, इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका नोट बना लीजिए, कोई किताब से मत पढ़िए, इसी नोट्स को बना करके आप पढ़िए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम में दे दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो आप वहाँ पे इसका टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उसमें मैसेज डालिए, आपको मतलब इसका जो पीडीएफ है आपको दे दिया जाएगा, है ना। अब आगमन विधि से जो इम्पोर्टेंट बिंदु है ना, इसको देख लेते हैं। ये बेहद इम्पोर्टेंट है ना। इस विधि में तत्वों का परीक्षण विश्लेषण का सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ना कि रटा जाता है। अतः यह विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कार्य करती है, ठीक है ना। इस विधि में तथ्यों को आधार बनाया जाता है या उदाहरणों का परीक्षण कर नियम बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट बता रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है ना। ये इस चीज को आपको याद करना ही पड़ेगा, समझना बस है ना। इस विधि द्वारा हर विषयों को उदाहरणों द्वारा समझा कर नियम नहीं निकाले जा सकते। छोटी कक्षाओं में के बालक इस विधि को नहीं कर सकते, है ना। और यह विधि बहुत अधिक समय लेती है, और इसके अलावा इस विधि को बताते समय हर बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है। आगमन विधि को व्याकरण विधि की वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है, और यह विधि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण करती है एवं उदाहरणों के माध्यम से नियमों का ज्ञान करवाता है। और यह विधि स्वयं सीखने पर बल देती है एवं नए नए ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण भी देती है। व्याकरण शिक्षण विधि हेतु उपयोगी होती है, और यह जो है स्थायी ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है ना। अब निगमन विधि देख लेते हैं साथियों। निगमन विधि क्या है? डिडक्टिव मेथड। इस विधि को सूत्र प्रणाली या संश्लेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है ना। जितना पॉइंट लिखा हूँ एक पॉइंट भी आप मिस मत करना, है ना। अगर आपको मतलब टेट क्वालिफाई करना हो या शिक्षक भर्ती में अपना एक सीट पक्का करना हो, तो इस टॉपिक में एक मतलब आपका क्वेश्चन पक्का है, फंसना ही फंसना है। और इसमें जो भी मैं पॉइंट लिखा हूँ, इस पॉइंट को एक पॉइंट को भी आप मिस नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है ना। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझा जाता है, अर्थात सर्वप्रथम नियम, उसके पश्चात उन नियमों को सत्यापित करने हेतु विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि को सिद्धांत प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है ना साथियों। और यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी होता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम कायदे बनाता है ना। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करता है ना। यह विधि छात्रों का अध्ययन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर और नियम से उदाहरण की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। जो निगमन विधि है ये आगमन विधि के जस्ट अपोजिट है, ठीक है साथियों। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक। सूत्र प्रणाली में क्या होता है? इसमें व्याकरण के नियमों को सीधे सीधे बताकर लिटा दिया जाता है, रटा दिया जाता है ना। इसमें अभ्यास की कमी होती है, व्याकरण का ज्ञान में कमी होती है। पुस्तक में क्या है? पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि इसमें व्याकरण का ज्ञान देकर नियमों की परिभाषा नियम पुस्तक से हटा दिए जाते हैं, उदाहरण के अव्यय और सर्वनाम, ठीक है ना। निगमन विधि के सोपान क्या है? नियम विश्लेषण, ठीक है ना, याद रखिएगा, और उदाहरण, ठीक है। अब निगमन विधि के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। क्या है? इस विधि में नियमों एवं सिद्धांतों को रटने पर
बल दिया जाता है ना। यह नियमों को स्वीकार करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी कक्षा में रुचि नहीं ले पाता है। यह विधि समय की बचत करती है एवं शिक्षण हेतु बहुत उपयोगी होती है ना। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी होता है, क्योंकि नियम रटने पड़ते हैं, है ना। और नियम विधि द्वारा बालकों की रचनात्मक ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है और वे अपने स्वयं द्वारा नहीं सीख पाते हैं। सिद्धांत की कक्षाओं में निरसरता आ जाती है। ठीक है साथियों, इस विधि द्वारा प्रत्येक नियम को पढ़ाया जा सकता है एवं शिक्षण कार्य में भी अध्यापक को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगमन एवं निगमन विधि दोनों एक दूसरे के पूरक विधियां हैं, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या है? प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक थे कौन थे? ये जॉन डेवी, है ना। जॉन डेवी प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं। जॉन डेवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक के द्वारा, है ना, जो विकसित किया गया था, है ना। सॉरी, जॉन डेवी किसी और चीज की है। जो प्रोजेक्ट विधि है वो किलपैट्रिक द्वारा दिया था। सॉरी, मेरा ध्यान से निकल गया था। ये जो किलपैट्रिक थे जॉन डेवी के शिष्य थे, और प्रोजेक्ट विधि को देने वाले कौन थे? तो ये किलपैट्रिक थे, है ना। इस विधि द्वारा एक विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि, अपने पाठ्यक्रम व विषय वस्तु तथा अपनी क्रियाओं में रामजस स्थापित करने हेतु सीखता है और यह अधिगम करता है ना। यह विधि जॉन डेवी की अवधारणा पर आधारित है, किंतु यह विधि की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जो होता है किसको जाता है? तो किलपैट्रिक को जाता है ना। प्रोजेक्ट विधि जो है या प्रयोजन, है ना, जो इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा था उसको देख लेते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक वह उद्देश्य कार्य है जिसमें लगन के साथ सामाजिक वातावरण में होता है ना। और स्वीटवेशन के अनुसार क्या है? योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसमें प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है ना। और प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा अंश है ना, जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। और ये जो प्रोजेक्ट विधि है, जो अगला बात की थी प्रयोजन विधि है ना साथियों। प्रयोजन विधि का जो है किलपैट्रिक, है ना। अब अगला देख लेते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि देख लेते हैं। इस विधि के अनुसार विद्यार्थी अपनी समस्या का हल स्वाभाविक रूप से खोजने की कोशिश करता है और उस समस्या को हल करता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है ना। इस विद्यार्थी में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है। तत्पश्चात उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है ना। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर कार्य करता है, क्योंकि अनुभव द्वारा सीखे गए ज्ञान को विद्यार्थी कभी नहीं भूलता है। याद रखिएगा, यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि यह विद्यार्थी को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है जिससे फलस्वरूप अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सके। इस विधि द्वारा सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है ना। और यह विधि क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। और इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होती है। इसका दोष देख लेते हैं। यह विधि बहुत अधिक समय लेता है। इस विधि द्वारा समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, संसाधनों की कमी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विधि कार्य नहीं कर पाती है ना। प्रोजेक्ट विधि के सोपान क्या है? कार्यक्रम योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और मार्गदर्शन करना और मूल्यांकन करना। इस प्रकार की विधि द्वारा बालक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और निरंतर क्रियाशील रहते हैं। उनमें चिंतन शक्ति का विकास होता है एवं आपस से सहयोग करना सीखते हैं, है ना। और साथ ही रुचि के अनुसार कार्य करना भी सीखते हैं। प्रक्रिया क्या है? समस्या का पता लगाना, समस्या में से एक का चुनाव करना, रूपरेखा बनाकर हल करने हेतु, है ना, विधि का प्रयोग करना, विश्लेषण करना और अंत में मूल्यांकन या फिर निष्कर्ष निकालना। ठीक है। और अगला देख लेते हैं समस्या समाधान
विधि है ना। वुंड के अनुसार क्या है, समस्या विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका समाधान करना आवश्यक होता है। यह विधि किस पर बल देती है, तो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। और यह विधि छात्रों द्वारा यह विधि द्वारा छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता को विकसित करने के साथ साथ तो उनके अंदर चिंतन और तर्क शक्ति का भी विकास करना होता है ना। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों को समस्या को हल करना सिखाती है एवं उनमें उसमें प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। ठीक है, और यह विधि द्वारा शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और इसमें ऐसे कौशल का भी विकास होता है जिसके द्वारा उन्हें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करना आ जाता है। ठीक है ना, और समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। ठीक है, और यह एक मनोवैज्ञानिक सक्रिय विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा विद्यार्थी क्रियाशील रहकर सीखते हैं ना। समाधान विधि के चरण क्या, समस्या विधि का चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, उसे हल करने हेतु तथ्यों का एकीकरण करना और विश्लेषण या सामान्यीकरण करना, और लास्ट है मूल्यांकन या निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अब इसके दोष देख लेते हैं क्या क्या है। दोष में समस्या समाधान विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं प्राथमिक कक्षाओं हेतु नहीं किया जा सकता है और यह विधि बहुत अधिक समय लेती है और यह आवश्यक नहीं है कि इस विधि द्वारा निकाले हुए परिणाम ही संतोषजनक हो, है ना। इस विधि में कुशल अध्यापकों की भी आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कराया जा सकता क्योंकि विद्यार्थियों को जिन जिन प्रकरणों का समस्या होती है वे उन्हीं प्रकरणों से ही संबंधित समस्या का समाधान करते हैं। यह विधि जीवन को बेहतर अच्छे ढंग से सीखने का एक नजरिया देती है। ठीक है साथियों, और समन्वयन का विधि देख लेते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा व्याकरण की शिक्षा का स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है ना। इस विधि में व्याकरण शिक्षण के गद्य पद शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है और इस विधि के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। फ्रोबेल को जीवन केंद्रित शिक्षा, गांधी जी का समन्वयन का सिद्धांत और जिल्लर का केंद्रीकरण का सिद्धांत। ठीक है ना, इन तीनों ने अपना अपना सिद्धांत दिया था, इंपॉर्टेंट है ना। समन्वयन विधि का को सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख गुण विषय वस्तु के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान कराना है। ठीक है ना, और इसका जो ज़्यादा उपयोग होता है प्राथमिक कक्षाओं में। और दोष देख लेते हैं। विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यावहारिकरण प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों को व्याकरण का सीमित ज्ञान प्राप्त होता है और भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता का भी ज्ञान भी नहीं हो पाता है ना। प्रदर्शन विधि क्या है, व्याख्यान विधि द्वारा गणित और विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन कराना संभव नहीं है हो पाता है, इसीलिए प्रदर्शन विधि का विषयों का पढ़ाई हेतु प्रयोग में लिया जाता है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी में दोनों जो क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं ना। यह विधि है ज्ञान मूर्त से अमूर्त रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रदर्शन विधि यदि भूगोल विषय में राजस्थान 33 जिलों को यदि विद्यार्थियों को दिखाया और समझाते हैं तो अध्यापक प्रदर्शन विधि के रूप में मानचित्र का उपयोग करता है। ठीक है ना, और प्रदर्शन विधि के सिद्धांत देख लेते हैं। सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर प्रदर्शन विधि का सतत मूल्यांकन, अधिगमन में विद्यार्थियों की सहभागिता, संसाधनों की आयोजित करने का तरीके का ज्ञान, है ना। प्रदर्शन विधि की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। एक विधि में इतना टर्म में इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकाला हूँ कि इसके बाद आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप इसको नोट अच्छे से बना लीजिएगा और अभ्यास करिएगा या पढ़ने का कोशिश करिएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। प्रदर्शन विधि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं साथियों, इसको देखते हैं। प्रदर्शन विधि द्वारा प्रदर्शन की धीमी धीमी गति से धीरे धीरे सिखाया जाता है जिससे विद्यार्थियों में स्थायी ज्ञान का विकास होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इस विधि में के माध्यम से जो विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाता है ना। प्रदर्शन विधि के माध्यम से कक्षा में रुचि बनी रहती है। प्रदर्शन विधि के माध्यम से व्याख्यान करने में शिक्षा
को कम समय लगता है, इसके साथ परिश्रम भी कम लगता है और विद्यार्थी स्वयं देखकर कर सकते हैं ना। छात्रों में प्रदर्शन विधि द्वारा समझे गए ज्ञान को चिंतन और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करती है, करके सीखने पर, है ना, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों को समक्ष केवल प्रयोग प्रदर्शन करते हैं, विद्यार्थी सुन कर ही विषय वस्तु को समझते हैं, है ना। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत प्रदर्शन हमेशा विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है ना, स्तर का बनाया जाता है और यह विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अधिक संख्या वाले शिक्षार्थियों हेतु यह विधि प्रभावशाली नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जन्मदाता है कुमारी हेलेन परखर्स्ट को माना जाता है ना। सन 1912 में अमेरिका ई शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलेन ने 8 से 12 वर्ष तक की आयु के बालकों को हेतु इस पद्धति को बनाया गया था। इस विधि का जन्म डेल्टन नामक स्थान पर होने के कारण इसे डाल्टन विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें हर विषय का अध्ययन करने हेतु कक्षा की जगह का प्रयोगशाला होती है, जिसमें विषय का अध्ययन से संबंधित पाठ्य सामग्री होती है। विद्यार्थी प्रयोगशाला में बैठकर अध्ययन करते हैं एवं विषय से संबंधित अध्यापक कक्षा प्रयोग करते हैं और उनके कार्यों की जांच करता है ना। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य या असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों द्वारा दिए हुए समय के भीतर ही पूरा करना होता है ना। और इस प्रकार की विधि द्वारा कार्य करने में बालकों की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है ना। और डाल्टन विधि की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। इस विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं की क्रिया एवं अनुभव के माध्यम से सीखता है। कार्य असाइनमेंट हेतु विद्यार्थियों को निश्चित समय दिया जाता है। इस विधि द्वारा बालकों में स्वाध्याय स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालकों की को सूची अनुसार कार्य करने दिया जाता है, उनकी रुचि अनुसार काम करने दिया जाता है। बालकों को पूर्ण स्वतंत्र दी जाती है, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं हमारा जो है व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन शिक्षण विधियों जो विधियों है उनमें से एक है। प्राचीन समय में गुरुकुल जो होता था उसमें इस विधि से आधारित शिक्षण कराया जाता था। उस समय लेखन सामग्री का अत्यधिक विकास नहीं हुआ था। यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा केंद्रित विधि कहलाती है ना। और इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वह पाठ्य वस्तु से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी एकमात्र श्रोता होता है, क्योंकि अध्यापक स्वयं पाठ का वाचन करता है ना। व्याख्यान विधि भारत में वर्तमान सर्वाधिक प्रयोग ली जाने वाली विधि है ना। और यह विधि समय की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी है। इस विधि में सूचनाओं का आदान प्रदान ज्यादातर मौखिक रूप में किया जाता है, अर्थात विचारों का प्रभाव एक तरफ होता है। पाठ्य योजना की दृष्टि से सबसे प्राचीन लिपि है। यह सबसे सरल एवं कम खर्चीली विधि है, ठीक है ना। और इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा कराया जाता है और शिक्षण हेतु कोई विशेष यंत्र अथवा उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती है। छात्रों के बड़े बड़े समूह में इस विधि द्वारा पर आना संभव हो पाता है ना। दोष क्या क्या है? लगातार व्याख्यान से कक्षा में निरस्तता आ जाती है ना। और इस विधि में छात्र पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। गणित और विज्ञान जैसे विषय हेतु यह विषय जो है उपयोगी नहीं होती है। मंदबुद्धि बालकों को इस विधि द्वारा सिखा पाना असंभव हो जाता है ना। व्याख्यान विधि द्वारा विद्यार्थियों को तार्किक चिंतन का विकास नहीं हो पाता है और इस विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में शिक्षण संभव हो सकता है ना। व्यावसायिक विषयों का प्रयोग प्रदर्शन को व्याख्यान पद्धति के से कहना संभव नहीं हो पाता है ना। भाषा संसर्ग विधि है ना। यह व्याख्या विधि जो व्याकरण शिक्षण की विधि है ना। इस विधि का अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार विधि में बालक को जो भी ज्ञान देते हैं उसे कुशल अध्यापक के माध्यम से ले, तभी वह शुद्ध रूप से व्याकरण नियमों को जान पाएगा है ना। प्राथमिक कक्षाओं हेतु विधि काम में ली जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता पर के प्रयोग पर बल देता है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों में मातृभाषा की जो
सभ्यता का विकास होता है। यह विधि उच्च स्तर हेतु अनुपयोगी होता है ना। और यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा बालक को तार्किक ज्ञान की कमी हो जाती है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी को व्याकरण का व्यवस्थित रूप से ज्ञान दे पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि में बच्चों को विषय से संबंधित व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है। इस पुस्तक में व्याकरण से संबंधित टॉपिक, नियम, उदाहरण दोनों दिए होते हैं। शिक्षक इन नियमों के उदाहरण के माध्यम से समझाता है और अभ्यास कराता है। चित्र रचना विधि। चित्र रचना विधि विद्यार्थियों को कुछ चित्र दिए जाते हैं। उन क्षेत्रों से संबंधित बालकों को कहानी लिखने को कहा जाता है। सभी मित्र मिलकर बारी बारी से, है ना, देखते हैं। बालक जो है बारी बारी से देखता है एवं पूरी कहानी लिखता है। इस विधि का प्राथमिक स्तर में उपयोग नहीं है। छोटी कक्षाओं के लिए मोक्ष विधि द्वारा कहानी संभव है और इस विधि विद्यार्थियों में लेखन शक्ति का विकास होता है। शब्दार्थ विधि या अर्थबोध विधि, है ना। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ कराते हुए शिक्षण करवाता है। यह प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी है, ठीक है ना। अगला देते हैं व्यास विधि, 18वां नंबर का, और ये आज हमारे वीडियो का लास्ट रहेगा। यह जो विधि है कक्षा को भाग प्रधान कविता को पढ़ने हेतु काम में ली जाती है। इसमें भाव एवं कला दोनों पक्षों को कथा के माध्यम से समझाया जाता है। शिक्षक की भूमिका इसमें प्रमुख होती है, क्योंकि जो शिक्षक होगा वही कहानी कविता के माध्यम से उसको सिखाएगा, ठीक है साथियों। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। जो शिक्षण विधियां होती हैं, इसमें जितना भी शिक्षण विधि में बताया है और जो इस PDF में है, अगर इतना आप कर लेते हैं तो इस टॉपिक से मतलब आपका 10 से 15 नंबर साथियों क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब हर उसमें पेडालॉजी में आपका शिक्षण शास्त्र जो होता है ना, शिक्षण शास्त्र में ये चीज़ आपको शिक्षण विधि में, जैसे पर्यावरण हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, बाल विकास हो जाएगा, है ना। ये सब में पाँच नंबर का आपका पूरा 5 टॉपिक 5 नंबर का आता ही आता है। आपका 15 नंबर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अगर यह वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी आपके लिए ऐसा कुछ नए कंटेंट से वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।